दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आज का हमारा मेंस का सवाल है, हाउ कैन वन रिजॉल्व द इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, रिलायबिलिटी के क्या फॉर्म्स है, वैलिडिटी के क्या फॉर्म्स है, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी मतलब टिकाऊ जो हम लोग देसी वर्जन में बोलते हैं, रिलायबिलिटी मतलब टिकाऊ की सस्ता सुंदर टिकाऊ जो हम लोग एक पार्टनर ढूंढते हैं तो उसमें क्या क्वालिटीज़ करते हैं, क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं। मेन थिंग ये होता है कि उसको लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज शादी किया 1 साल बाद छोड़ दिया। ही हैज़ टू बी लॉन्ग लास्टिंग एंड उसका जो प्यार है वो कंसिस्टेंट हो, राइट। सो देन ओनली वी कैन रिलाई कि हाँ ये हमें खुशी दे सकता है। then only they can be reliable, they can be termed as reliable. So reliability मतलब consistency। आज जो है 1 साल बाद भी वही होगा, 1 साल बाद ना सही लेकिन 1 महीने बाद भी वैसा ही होगा। इस पे आप रिलाई कर सकते हो, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने अपना हीमोग्लोबिन लेवल मेज़र किया एंड इट सेज इट इज़ अराउंड 10.1। आज सुबह आपने अपना हीमोग्लोबिन लेवल मेज़र किया, इट सेज 10.1। अगर आप दोपहर को या शाम को उसको मेज़र करोगे एंड इफ इट सेज इट इज़ 6.5, तो क्या ये रिपोर्ट रिलायबल है? नहीं। अगर आज आपने सुबह मेज़र किया इट सेज 10.1, तो 5 दिन बाद अगर आपने किया देन इट सेज थोड़ा इधर उधर पॉइंट इधर उधर हो गया तो इट सेज अराउंड 10.8, then you can say that yes the hemoglobin reports are reliable क्योंकि ये कंसिस्टेंसी हो रहा है, कंसिस्टेंटली स्टेबल हो रहा है। इट इज़ नॉट अनस्टेबल कि बिन पेंडे का लोटा नहीं है कि कभी इधर कभी उधर। ये 10.10 की सीमा में ही है। पॉइंट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। So reliability refers to the consistency of a research study or measuring test. So reliability मतलब consistency कि किस गति पे स्टेबल है। अगर ये यहाँ पे 10.1 है तो आफ्टर 3 days इट शुड बी 10.1 और 10 के आसपास ही। अगर ये एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो रिपोर्ट्स आर नॉट रिलायबल। तो आप किसी और लेबोरेटरी में कर सकते हैं टेस्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट्स जो है दे आर नॉट ऑथेंटिक और रिलायबल। Thus, reliability is the degree of consistency of a measure. A test will be reliable when it gives the same repeated result under the same condition. जैसे कि मैंने हेमोग्लोबिन की बात बताई। यहाँ पे हेमोग्लोबिन का एग्जाम्पल मैंने दिया है। Now we're going to study what are the types of reliability. First, test, retest reliability. रिलायबिलिटी के जितने टाइप्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला टाइप होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ये जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है ये साइकोलॉजी के जिनका साइकोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट अ सेक। पहला टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि एक बार एक चीज़ का टेस्ट करा, उसके कुछ टाइम बाद वही टेस्ट कंडक्ट करा और दोनों का जो रिज़ल्ट है उसको एनालाइज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपका जो है GS1 का टेस्ट हुआ और आज आपको मिला आउट ऑफ 200 आपको मिला 110। जो मॉक्स है, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। जो आज है आपका 110, एक हफ्ते बाद जो टेस्ट आएगा, एक हफ्ते बाद फिर से उसी मतलब सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ GS1 का एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग 108 मिला। तो योर टेस्ट आर रिलायबल, मतलब आपकी जो प्रेपरेशंस है वो अप टू द मार्क है एंड योर टेस्ट योर प्रेपरेशंस आर ऑन द राइट पाथ कि आप उस प्रेपरेशन पे रिलाई कर सकते हो। दिस इज़ द टेस्ट रीटेस्ट मेथड। तो यहाँ पे
दो टेस्ट किए जाते हैं इन डिफरेंट टाइमलाइंस, इन डिफरेंट डेट्स। आज किया और एक हफ्ते बाद किया वही टेस्ट, और उन दोनों रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है। अगर उन दोनों रिजल्ट्स में डिफरेंसेस कम होते हैं तो वी कैन कंक्लूड दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल। So the retest reliability is a measure of reliability obtained by administering the same test twice over a period of time to a group of individuals. The scores from time 1 and time 2 can then be correlated in order to evaluate the test for stability over time. जैसे कि मैंने कहा कि दो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद उन दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है और मतलब देखा जाता है कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ कितनी है। अगर सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है तो बताया जा सकता है कि हाँ, ये टेस्ट के रिजल्ट्स पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं या टेस्ट के रिजल्ट्स रिलायबल है। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। एक सेकेंड। सो दूसरा फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। पहले में हमने देखा कि टाइम जो था वो मैटर करता है, इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेशन टूल्स है वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल टेस्ट का ही लेते हैं कि GS1 का आपने मॉक दिया, तो इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सेक्शन ऑफ जो टीचर्स हैं उन्होंने जो आपका जो आंसर शीट है उसको कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटराइज मैकेनिज्म के थ्रू आपका आंसर शीट चेक करा गया। और दूसरे जो सेक्शनल टीचर्स हैं उन्होंने बोला नहीं, अपने को कंप्यूटर पे भरोसा ही नहीं है, हमको तो हाथ से ही मीज़र मतलब चेक करना है कि हाँ एक एक आंसर जो है हमको हाथ से ही चेक करना है। तो उसके बाद इन दोनों के रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जाता है कि भाई हाँ, कंप्यूटर से अगर एनालाइज किया तब भी इस बंदे को 100 ही मिले, और हाथ से मैनुअली अगर हमने मेज़र किया तब भी इस बंदे को 100 ही मिले। अगर दोनों रिजल्ट सेम होते हैं देन वी कैन से दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल। पहले में हमने देखा कि टाइम मैटर करता है, अब हम देखा कि एक्सेशन टूल्स जो है किस टूल से वो रिलायबिलिटी टेस्ट किया जाता है वो मैटर करता है। हमारे इस केस में किस तरह से हमने आंसर शीट्स को कैलकुलेट या इवैल्यूएट किया है। एक सेक्शन ने कंप्यूटराइज मेथड्स AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए आंसर शीट्स को एवेलुएट किया है जो हाईटेक वाले साइट थे, और दूसरे जो थे वो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने कहा अपने को AI पे भरोसा ही नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो उन्होंने अपने हाथ से मैनुअली मेजर किया। तो दोनों का रिजल्ट जो है उसको कोरिलेट किया गया। अगर दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो बोला जाता है कि हाँ द रिजल्ट्स द टेस्ट कैन बी रिलायबल। So this is parallel form of reliability. So the parallel form of reliability is a measure of reliability obtained by administering different versions of assessment tools. जैसे असेसमेंट टूल हमने एग्जाम्पल पे देखा कि एक में AI टेक्नोलॉजी है, एक में मैनुअल चेकिंग है। तीसरा फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप लोग देखते हो क्रिटिक्स, अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, फनी एग्जाम्पल, तो जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो आपको पता है कि क्रिटिक्स जो है वो उस पर अपना रेटिंग देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक क्रिटिक ने दिया एक फिल्म को 4.5 स्टार, वहाँ पे अपने KR के देते हैं 1.5 स्टार, तो क्या ये रिजल्ट रिलायबल है? तो अगर दो या उससे अधिक जज या मल्टीपल जजेस ने उस फिल्म को सेम रेटिंग दे दिया तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो फिल्म है, अगर उस फिल्म को अच्छी रेटिंग मिली तब हम बोल सकते हैं हाँ ये रेटिंग्स पे रिलाई कर सकते हैं हम, मूवी अच्छी है, पैसे वसूल होंगे। और अगर उस रेटिंग मतलब दो या उससे अधिक या मल्टीपल जो क्रिटिक्स है उन्होंने उस फिल्म को बहुत कम रेटिंग दिया, 1.5 स्टार्स अगर रेटिंग मिले, बहुत सारे क्रिटिक्स ने उसको 1.5 स्टार रेटिंग दिया, तो हम रेटिंग्स देख के हमको पता चलता है कि अरे यार ये मूवी तो बकवास है, अपने पैसे तो डूब जाएंगे, तो देखना बकवास है ना। लेकिन शाहरुख खान की मूवी को जितनी भी रेटिंग मिले मैं तो देखने जाती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट द रेटिंग्स जब मूवी शाहरुख खान की होती है तो। जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे इंटर
रिलायबिलिटी मतलब बहुत सारे जजेस से रेट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो गुड, फेयर, पोर, इस तरह के परफॉर्मेंस दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो उन पैरामीटर्स को जज किया जाता है। मूवी का ये एग्जांपल देख लीजिए, एक मूवी है, इसको अगर बहुत सारे जज ने 4.5 स्टार दिया तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मूवी ओवरऑल अच्छी रेटिंग है और इसकी मूवी जो है रेटिंग पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं। लेकिन एक जज ने अगर दिया 4.5, एक ने अगर दिया 2.5, एक ने दिया 1.5, एक ने दिया 6.5, तो इस तरह से ये जो रेटिंग्स रिलायबल नहीं है, जनता कंफ्यूज हो जाती है, मूवी देखे कि ना देखे, हमारे पैसे कहाँ डुबाएं, है ना। तो इस तरह का सीन होता है। जैसे यहाँ पे मैं तान्हाजी मूवी को देता हूँ 1.5 रेटिंग, लेकिन हम लोग मूवी पे देखा कि अरे इन्होंने तो 300 करोड़ का बिजनेस किया है, आई थिंक 250 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन इन्होंने दिया था, वही उन्होंने कलंक मूवी को दिया था आई थिंक 4.5 रेटिंग। और आपको तो पता ही है कलंक मूवी कैसी है। नो ऑफेंस, जस्ट जोक। अब बात करते हैं हम लोग वैलिडिटी के ऊपर। रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिलायबिलिटी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, जहाँ पे टाइम जो है वो मेजर रोल प्ले करता है पहले वाले में। दूसरे वाले में जो है वो किस तरह का टूल यूज़ किया जाता है वो मैटर करता है। तीसरे में जो है जजेस मैटर करते हैं कि जजेस किसको कितना रेटिंग देते हैं, वो मैटर करता है। सो ये तरह के कुछ तरह के जो है रिलायबिलिटी के फॉर्म्स होते हैं। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। सो रिलायबिलिटी का तो हमने देख लिया। अब हमको पता कि वैलिडिटी मतलब प्रूफ, प्रमाण कैसे करें कि वो फैक्ट्स जो आप बता रहे हो, वैलिडेट मतलब प्रूफ, प्रमाण कैसे करें, प्रमाणित कैसे करें, दैट इज वैलिडेट कैसे करें। Validity refers to the extent to which an indicator really measures the concept under investigations. एक कॉन्सेप्ट को हमने पकड़ा है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये सही है या नहीं, तो इसके ऊपर हमें मीज़र करना है कि हाँ जो फैक्ट्स, जो दलीलें तुमने डाली है उसको वैलिडेट करना है कि हाँ ये सही है। ऐसा तो है नहीं कि आप मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे और हाँ ये सही है, इसको पहले क्रॉस वेरीफाई करना होता है, वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट मतलब प्रमाणित करना होता है कि जो तुम पकड़ रहे हो वो सही है, उसमें कुछ सर पैर की बात है। There are 5 ways by which sociologists and psychologists might determine validity of their indicators. जैसे हमने reliability के forms देखे, ठीक उसी तरह से validity के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला फेज वैलिडिटी, दूसरा कंकरेंट वैलिडिटी, तीसरा कन्वर्जन वैलिडिटी, चौथा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड पांचवा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इन 5 फैक्ट्स के ऊपर जो है एक इन्वेस्टिगेटर एक फैक्ट को प्रमाणित करता है, यानी वैलिडेट करता है कि हाँ भाई ये बात जो है ये बिना सर पैर का नहीं है, ये सही बात है या गलत बात है, वट एवर इट इज, बट वो उसको प्रमाणित करता है। सबसे पहला देखते हैं फेस वैलिडिटी। सो वैलिडिटी का पहला फॉर्म है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर एक फैक्ट है उसका आपको पता करना है कि सही है या गलत, तो आप दूसरे जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उसको पूछते हो, अरे अजी सुनते हो गुप्ता जी, ये जो शर्मा जी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होने से हमको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से, क्या ये बात सही है? तो इस तरह से बस माउथ टू माउथ ही होता है ये, मतलब बातों से ही पूछ के पता किया जाता है कि सही है या नहीं, वैलिडेट किया जाता है उस पॉइंट को कि हाँ कहीं से उनको ये पता चला है कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये महाशय जो है ये सामने वाले बिल्डिंग के जो अंकल हैं उनको पूछते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि हाँ ऐसा कोई स्कीम बताया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने से अपने को पैसे मिलेंगे, क्या ये बात सही है? तो ये वैलिडेट करने के लिए उन्होंने बस पूछा है। सो दैट इज फेस वैलिडिटी। So phase validity is simply achieved by asking others with experience in the field whether they think the measure seems to be measuring the concept. This is essentially an intuitive process. तो ये बेसिकली इसमें कोई लिखा पढ़ा नहीं होता, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको पूछो और उसका ओपिनियन जो है वो आप उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हो।
ठीक है। जैसे आप लोग मोटिवेशनल सेशंस वगैरह में जाते हो तो वहाँ से वो जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये भी एक तरह का फेस वैलिडिटी है कि हाँ, अगर ये बंदा ऐसा करके इतना सक्सेसफुल हो सकता है तो हम लोग भी हो सकते हैं। तो ये भी इस तरह का एक फेस वैलिडिटी है कि हाँ, मुंह से सुना कि उनका एक्सपीरियंस है तो हाँ, सही ही होगा। दूसरा है कंकरेंट वैलिडिटी। So researchers simply compare the results of one measure to another which is known to be valid. कंकरेंट वैलिडिटी में एक रिसर्चर अपनी रिसर्च को दूसरे एक्सपीरियंस रिसर्च पेपर्स के साथ कंपेयर करता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम जब जनरली जो इमर्जिंग रिसर्चर्स होते हैं या फिर अगर हम लोग को थेसिस लिखना होता है मास्टर्स का, जब थेसिस लिखना होता है तो बट ऑब्वियसली दिमाग में तो आएगा नहीं कि कौन सा आइडिया टॉपिक लेना है। तो पुराने जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने, हमारे सीनियर्स ने किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर थेसिस लिखा है, उसके ऊपर किस तरह के रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, कौन से पब्लिकेशंस हुए हैं, क्या क्या पॉइंट उठाया जा सकता है, तो वो सब पुराने जो रिसर्च वर्क है उससे लिया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है और फिर अपनी जो रिसर्च वर्क है वो बनाया जाता है। सो रिसर्चर्स सिंपली कंपेयर कंकरेंट वैलिडिटी, मतलब कंपेयरिंग वैलिडिटी, जो दो रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, दैट इज बेसिकली कंकरेंट वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गैम्बलर्स betting accounts give us a valid indication of how much they actually win or lose, but wording of question designed to measure how much they win or lose in a given period can yield very different results. तो अगर आपको कभी गैम्बलिंग का शौक़ हो, तो अगर आपको पता करना है कि इस बंदे ने कितना कुछ गंवाया है या जीता है, तो उसके जो अकाउंट्स है, जो लिखे हुए हैं कि इस बंदे की इतनी इतनी बंगले थे, इतनी इतनी गाड़ियाँ थी, अब ये लूट गए। सो रिटन अकाउंट्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर उसने बोला कि हाँ, मैंने तो ये लुटा दिया, मैंने तो वो लुटा दिया, तो वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट होता है। तो दैट इज़ नॉट रिलायबल एंड दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ साउंड वैलिडेशन। सो कंकरेंट वैलिडिटी मतलब बेसिकली वन मेजर ऑफ अनदर, दो रिजल्ट्स को कंपेयर करना। अगर हम लोग अपनी बात करें तो जब हम लोग इमर्जिंग रिसर्चर्स होते हैं, तो हम जब अपनी थीसिस लिखते हैं तो हम लोग जो एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं उनके वर्क के साथ अपना रिसर्च वर्क कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ भाई, सही तो है ना, हम लोग सही तो लिख रहे हैं ना। तो दो रिसर्च वर्क को कंपेयर करना, दैट इज़ बेसिकली कंकरेंट वैलिडिटी। उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। एज द नेम सजेस्ट कि इस वैलिडेशन में फ्यूचर की बात करी जा रही है। इट इज़ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। Here, a researcher uses a future criterion measure to assess the validity of existing measure. For example, we might assess the validity of school as measurement of academic intelligence by looking at how well school students do at college compared to A-level students with equivalent traits. तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब आप एक इन्वेस्टर हो और आपको एक स्कूल में इन्वेस्ट करना है। तो अगर उस स्कूल के पहले आप रिपोर्ट्स देखोगे कि हाँ, स्कूल का जो 10th का रैंक है, मतलब 10th की जो प्रोग्रेस है, स्टूडेंट्स 10th में टॉप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैंक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे तो यू विल नॉट, आपका घाटा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल जो है वो हमेशा ऊपर ही जा रही है, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। नामी जामी स्कूल्स है, इसके कोई इस स्कूल से जो निकल के आ रहा है वो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटीज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्कूल पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका घाटा नहीं होगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कि आपको पता नहीं है कि घाटा होगा या नहीं, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसकी पहले के रिजल्ट्स देख के कि हाँ, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हो रहे हैं तो आपका घाटा नहीं होगा। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। Here the researcher is encouraged to deduce hypothesis from a theory that is relevant to the concept. यहाँ पे ये सारा जो रिसर्चर है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लेते हैं, चाहे वो प्रिडिक्टिव वैलिडेशन का हो, चाहे वो किसी और वैलिडेशन प्रोसेस का हो, बहुत सारे
कॉन्सेप्ट को एक साथ लेते हैं और एक खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बना के उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके या उनमें से एक या दो कॉन्सेप्ट्स को लेके उठा के एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक हाइपोथेसिस को डिड्यूस करता है फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। However, there are problems with this approach as this theory and the process of deduction might be misguided. तो इसके क्या प्रॉब्लम्स है और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ये भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ही एक पार्ट है। इसमें द रिसर्चर कंपेयर हर मेजर्स टू मेजर ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट डेवलप थ्रू अदर मेथड्स। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट वैलिडिटी में 2-3 मेथड से वैलिडेट किया जाता है और उसके बाद जो है वो सारे मेथड से मेज़र कि हाँ भाई इस मेथड से जो मेज़र किया मैंने ये भी वैसा ही निकला, इस मेथड से जो मेज़र किया वो भी वैसा ही निकला। कन्वर्जन मतलब इस मेथड से भी निकला तो यही रिजल्ट आएगा, इस मेथड से भी निकला तो यही रिजल्ट कन्वर्ज होके इधर ही आता है। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी मतलब बहुत सारे मेथड से हम लोग वैलिडेशन निकाल लेते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन हो, चाहे वो दूसरा कोई वैलिडेशन मेथड हो। तो उन मेथड से हम लोग पहले आंसर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपनी कंक्लूजन की ओर कि व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड यूजफुल डेटा एनालिसिस, सोशियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ऑफ ऑल फील्ड्स मस्ट मेंटेन a level of validity and reliability in their research. All valid data is reliable, but reliability alone does not ensure the validity of an experiment. ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि all valid data are reliable. जो भी वैलिड डेटा, जो भी डेटा को आप एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे वैलिडेशन निकालते हो, प्रमाणित करते हो, वो हर डेटा जो है उस पर आप रिलाई कर सकते हो। ऑल वैलिड डेटास आर रिलायबल बट ऑल रिलायबल डेटास कैन नॉट बी वैलिडेटेड, cannot be validated or do not qualify for the validity of an experiment। मतलब वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। ऑल वैलिड डेटास आर रिलायबल बट ऑल जो रिलायबल डेटास है cannot be validated, मतलब वो कुछ जो है वो प्रमाणित नहीं भी किए जा सकते हैं। तो वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को एलेबोरेट भी करने को बोल सकते हैं। अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के फॉर्म्स ही लिखने होते हैं। For instance, if the number of people who receive spending ticket in an area varies intensely from day to day, week to week, month to month and year to year, it is unlikely to be a good predictor of anything. अगर कोई बंदा जो टिकट खरीदता है, मतलब मूवी की टिकट हो या बस की टिकट हो या मेट्रो की टिकट हो, वो आज अगर उसने 2 टिकट खरीदी, कल उसने 3 टिकट खरीदी, अगले हफ्ते उसने 4 टिकट खरीदी, तो अगर वो वीक टू वीक या डे टू डे वैरी करता है तो दैट रिपोर्ट्स कैन नॉट बी रिलायबल, आर नॉट टर्म टू बी रिलायबल, nor it isn't valid as a measurement of predictability. However, if the same number of tickets are received monthly or annually, researchers may be able to correlate some of the data that fluctuate at the same rate. वही रिजल्ट्स अगर हम लोग मंथ टू मंथ की एक इंसान ने एक महीने में 10 टिकट खरीदे, दूसरे महीने में 12 टिकट खरीदे, तो एक जो है इंटर रिलेशन करता है और रिसर्चर्स वो पता कर सकता है, वो ट्रेंड जो है वो पता कर सकता है। तो ये लाइन स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है कि ऑल वैलिड डेटा इज़ रिलायबल बट रिलायबिलिटी अलोन डज नॉट इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक वीडियो में इस लाइन को ही एलैबोरेटली एक्सप्लेन करने का सोचेंगे और बताएंगे। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।